नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 का जो वैकेंसी है उसमें एक सब्जेक्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म हमने खत्म कर लिया है। अराउंड 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ये जो हमारा लेक्चर है वो है 7th लेक्चर। अभी जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड किया जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए। तो मैं जहाँ पे था दिल्ली में, वहाँ हूँ नहीं, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास माइक भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है और कुछ और दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी अब चूंकि बार बार गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो हम लोग बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। तो आज से हमने काम स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद है कि अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी तेज होगी और वीक में आपको 1-2 वीडियो तो कम से कम मिल ही जाएगा। अच्छा, अब करते हैं कुछ काम की बात कि हमने क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है अकाउंटिंग के सारे बेसिक टर्म A to Z हमने खत्म कर दिया है। और हमने क्या पढ़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो हमने खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और वहां से पहले आप उन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज कि आपको एक बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा हूँ कि पूरा सिलेबस, जैसा कि मैंने एनालाइज किया पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो जो मुझे ट्रेंड पता चला उसके हिसाब से मैं पूरा टॉपिक जितना A to Z है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने सब्जेक्ट का नाम तो दिया है कि जनरल प्रिंसिपल अकाउंटिंग, लेकिन इन्होंने कुछ टॉपिक जो है वो 12th स्टैंडर्ड से, कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन से इन्होंने कवर कर रखे हैं। जैसे कि पार्टनरशिप से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कंसाइनमेंट से भी पूछा है, ज्वाइंट वेंचर से पूछा है, जो कि कहीं ना कहीं 11th का पार्ट नहीं है, वो क्या है, वो हायर क्लासेस का पार्ट है। तो जिस टॉपिक का जितना ज्यादा रेलेवेंट है, जैसे कि जिससे जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस चैप्टर में डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग भी डेप्थ में जाएंगे, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स को छोड़कर। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। देखिए आज का टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए बात को समझिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा। जैसे कि अराउंड 15-20 मिनट का आप मान लीजिए, क्योंकि अपलोड करने में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई बात नहीं, वीडियो के क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो के साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पढ़ाने की क्वालिटी में आपको कहीं भी कोई कमी नहीं लगेगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए और क्लास को कंटिन्यू हमारे साथ करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जैसे कि कॉन्सेप्ट का मतलब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स का बेस ही है, अकाउंट्स का फंडामेंटल। तो जो बेसिक टर्म थे वो तो अकाउंट समझने के लिए है, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, बेसिकली समझिए कि क्या होता है। जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि हिसाब किताब जो बनाते थे, जिसको कि अब अकाउंटिंग बोलते हैं, किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब बनता था। क्यों बनता था? ताकि सिर्फ और सिर्फ पहले बहुत लिमिटेड यूज था, मतलब कि मेनली ओनर के लिए बनता था। किसके लिए? ओनर के लिए, कि ओनर को पता चल सके कि क्या मेरा बिजनेस सही से परफॉर्म कर रहा है भी या नहीं कर रहा है। लेकिन आज के डेट में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए नहीं है, अकाउंट्स का यूज आपके क्रेडिटर के लिए भी है। आपका अकाउंट्स का यूज क्रेडिटर भी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा, आपके बिजनेस में सही काम कर रहा हो, आपका बिजनेस में सही तरीके से काम हो रहा होगा, तभी कोई क्रेडिटर, यानी कि जिससे आप सामान उधार में खरीदते हैं तो आपको कोई उधार में सामान देगा या उधार में आपको पैसे देगा। या फिर अकाउंट्स का यूज इन्वेस्टर के लिए भी होता है। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, इन्वेस्टर के लिए क्यों आज के डेट में? क्योंकि आपके बिजनेस को अल्टीमेटली चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा? इन्वेस्टर देगा। और इन्वेस्टर पैसा कब देगा? जब आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हो।
तो जब जैसे गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को भी अकाउंट्स का बहुत यूज पड़ता है। क्यों? ताकि गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्स मिले। आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें अकाउंट्स को आप भेजते हैं, है ना, उससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ ये बिजनेस सही कर रही है, गलत कर रही है, या फिर सही कर रही है तो टैक्स भी हमें सही तरीके से दे। तो अकाउंट्स के बहुत सारे यूजर आज के डेट में हो गए हैं। इसके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि एक सेट स्टैंडर्ड लाया जाए, एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाए, जिससे कि सभी लोगों का, यानी कि जितने कनेक्टेड लोग हैं, जैसे कि देखिए हम अपने बिजनेस को किसी के बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हैं, मेरा कॉम्पिटिटर है उसके बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूं और वो मेरा कॉम्पिटिटर कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो हम दोनों कभी भी सही तरीके से एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर सकते, है ना। कॉम्पीट कब कर सकते हैं? जब मैं भी सेम तरीके से अपना अकाउंट्स बनाया हूं और वो बंदा भी सेम तरीके से अपना अकाउंट्स बनाया है, तो हम आपस में देख सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी था इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक सेट स्टैंडर्ड लाया जाए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाए, जिसके तहत हर कोई अकाउंट्स जो है वो सेम रूल से बनाए। और वो रूल कहां से आया? जिसका नाम है गैप। आपने नाम सुना होगा, GAAP। इसका फुल फॉर्म होता है जेनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब कि ऐसे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि इंडस्ट्री में, जो कि हर एक बिजनेस में जेनरली एक्सेप्ट होता है। मतलब हर कोई इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है। जो पहला कॉन्सेप्ट है, वैसे तो देखिए मैं बता दूं कि टोटल यहाँ पे हम लोग 14 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। और फर्स्ट जो है हमारा, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसका एक और नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो बोर्ड है उसका साइज बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिखने में मैंने थोड़ा वो किया है कि छोटा छोटा मैंने लिखने का कोशिश किया है। तो अगर आपको बहुत सही से अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि नोट्स जो है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लास करते टाइम नोट्स को अपने साथ रखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या उसको एक और नाम से जानते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता है? वो बस एक ही बात बोलता है, वो बोलता है कि बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटी। मतलब कि क्या? मतलब कि देखिए ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, और ये कौन है? ये है ओनर, ठीक है। ओनर मतलब प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, जो बिजनेस में पैसा लगाया है। अच्छा, इसने पैसा लगा दिया इसमें, ठीक है, और ये बिजनेस हो गया स्टार्ट। ये बिजनेस क्या हो गया? स्टार्ट। और जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो हम लोग उसका क्या करेंगे? अकाउंटिंग, उसका अकाउंट्स बनाएंगे। और अकाउंट्स का एक फंडामेंटल रूल है कि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो गया, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप इसको भूल जाएंगे। मतलब कि ये बिल्कुल अलग पर्सन है। ये क्या है? ये पर्सन 1 हो गया और ये पर्सन 2 है, ठीक है। दोनों को एक कभी नहीं मानना कि ओनर का ही तो बिजनेस है, मेरा ही तो बिजनेस है। नहीं, अकाउंटिंग के लिए ओनर खत्म। ओनर एक अलग बंदा है जिसको मुझे याद ही नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सोचना है? बिजनेस के लिए। अकाउंट्स पढ़कर मैं अकाउंटेंट बनूंगा, तो एज ए अकाउंटेंट मुझे क्या सोचना है? मुझे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करूंगा। मतलब कि ओनर मेरे लिए, ओनर मर जाए या जिए बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओनर के घर पे कुछ हो गया, ओनर के घर बर्बाद हो गया, फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, मुझे अकाउंट्स को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। अकाउंट्स को सिर्फ मतलब है बिजनेस के पर्पज से। उसको सिर्फ और सिर्फ सोचना है बिजनेस के बारे में, ओनर के बारे में नहीं सोचना है। पहला चीज क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब कि बिजनेस एक अलग पर्सन है और ओनर एक अलग पर्सन है। अच्छा, सेकंड पॉइंट को क्या बोलता है? वी विल ऑलवेज कंसीडर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि एज ए अकाउंटेंट मुझे क्या सोचना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के चीजों को इंक्लूड करूंगा। ओनर के साथ कुछ भी हो रहा हो, जब तक वो बिजनेस पे अफेक्ट ना करे तब तक हम लोग बिजनेस को, तब तक हम लोग ओनर को अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं कुछ टेक्निकल बातों पे कि ये तो हमने जान लिया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया
अकाउंट्स को अलग मानो और ओनर को अलग मानो। अकाउंट्स बिल्कुल अलग चीज है और ओनर बिल्कुल अलग चीज है। तो सवाल उठता है कि एक चीज तो हुआ है दोनों के बीच में, ओनर और बिजनेस के बीच में। ओनर ने क्या इसमें दिया है बिजनेस में? कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैं बता रखा हूँ, पूंजी होता है वैसा चीज जो कि ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। अच्छा आइए समझते हैं। अच्छा कुछ तो रिश्ता बन गया दोनों के बीच में। जब एक पर्सन यानी ओनर जो बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, जो पैसा बिजनेस को दे दिया, क्या कोई रिश्ता बना? रिश्ता हम लोग बनाएंगे एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो रिश्ता क्या बनेगा? वो रिश्ता बनेगा क्रेडिटर का। मतलब कि क्रेडिटर, याद करो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग पेबल बाय द एंटिटी, एनीथिंग पेबल बाय द एंटिटी इज क्रेडिटर, लायबिलिटी। और क्रेडिटर मतलब जिससे भी हम पैसा उधार में लिए हैं, यानी कि अगर मुझे किसी को पैसा चुकाना है तो वो बंदा मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। जब हम इसको अलग मान लिए और इसको अलग मान लिए तो हम सेम मानकर चलेंगे कि ये जो पैसा है कैपिटल, वो बिजनेस ने एक पर्सन से उधार में लिया है, चाहे वो पर्सन ओनर ही क्यों ना हो। ये कॉन्सेप्ट जब बोल दिया कि दोनों को अलग अलग पर्सन मानना है, तो इस वजह से कैपिटल जो है वो हमेशा बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, एक कर्ज होता है। क्यों होता है कर्ज? क्योंकि अच्छा ध्यान से, इस बिजनेस को पैसे की जरूरत है, वो कहां गया? बैंक के पास। बैंक से उसने क्या लिया? लोन। तो ये लोन क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। सेम उसी तरीका से वो किसी एक्सटर्नल पार्टी से ना लेकर उसने क्या किया? इंटरनल पार्टी से क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो उसी को यहाँ पे जब इंटरनल पार्टी से लोन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो हमारा हो गया कैपिटल। तो फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कभी भी नहीं पूछेगा, शायद नहीं पूछेगा कभी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, यूपीएससी ले रही है, बच्चों वाले क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी। हाँ लेकिन वो ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी एज पर विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन 4 रहेंगे और आपको चुनना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक और चीज, जब बिजनेस, ध्यान से बिल्कुल, जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, बिजनेस को, ओनर को अपने घर में पैसों की जरूरत पड़ती है और वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया और उसको हम लोग एक टेक्निकल नाम दिए थे, हमने पढ़ा था, उसका नाम है ड्रॉइंग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? व्हेन पर्सन withdraw money from business for personal use is called drawing। फिर से देखिए, अच्छा ओनर नहीं तो पैसा लगाया था बिजनेस में, पैसा किसने लगाया? ओनर ने, और वही निकाल लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। अच्छा जब टू सेपरेट एंटिटी है तो इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया कि अगर बिजनेस से कोई भी पैसा निकालेगा, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो, उसको हम लोग अलग पर्सन ट्रीट करेंगे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। चलिए हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को देख लिया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही बोलता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका कुछ मनी में वैल्यू, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकता है, मतलब कि उसका अगर हम बाजार में कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं, तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ये शायद हमने पहले करी भी किसी लेक्चर में, ये 1-2 लाइन तो पढ़ा था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम को ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा देखिए, वैसे मैं यहाँ पे बहुत कम लिख रहा हूँ। क्यों कम लिख रहा हूँ? क्योंकि जितना समझाना आवश्यक है उतना ही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग नोट्स में जाइएगा तो कुछ एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा दिया है, या फिर थोड़ी बहुत चीजें आपको मिल सकती हैं कि एग्जाम्पल या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने नोट्स में डाल रखा है, तो आप लोग वहां भी पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर होगी। बट हाँ, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अच्छा, तो हमने क्या देखा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है only those transactions are recorded in books of account which are measurable in term of money। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जो कि मनी के टर्म में मेजरेबल हो, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसका कि बाजार में कीमत लगाया जा सके। बोलता है कि चाहे कोई भी इवेंट कितना भी इंपॉर्टेंट हो, क्या लिखा हुआ है?
इवन इफ इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई भी बिजनेस में घटना हो गया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसका बाजार में कोई कीमत नहीं लगा पा रहे हैं, कोई लॉस हो गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट जिसके मालिक कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया। उन्होंने सीईओ के पद से 2014 में रिजाइन कर दिया था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी हट गए हैं। वैसे देखा जाए तो जिस आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट को शुरू किया वही अब हट गया। तो क्या उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ? यस, हुआ। कोई भी कंपनी का बड़ा सपोज दैट रिलायंस के लिए धीरू भाई अंबानी जी जिस दिन मरे होंगे, क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ? बहुत बड़ा क्षति हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए जिसका कि हम लोग वैल्यू लगा सके। अच्छा, एक एम्प्लॉय है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, सपोज दैट गूगल या अल्फाबेट के लिए सुंदर पिचाई जी, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, नॉलेजफुल हैं। तो उनकी एक चीज हो सकता है कि उनके कंपनी में आने से बहुत ज्यादा कंपनी को फायदा हुआ, बट स्टिल ये अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता कि सुंदर पिचाई जी के आए हैं और उनकी वैल्यू मैंने 1000 करोड़ रुपया लगाया है या 1000 करोड़ का कुछ, जैसे वो बेनिफिट क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट है, कंपनी में काम अच्छे से होने लगा। तो इन सब चीजों को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इन सब चीजों को हम लोग कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या फिर एक और एग्जांपल सुनिए, प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर के बीच में लड़ाई होगी, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, दोनों आपस में लड़ गए, झगड़ गए, और उसके कारण कंपनी को इंटरनली इनडायरेक्टली कुछ नुकसान हो गया। हम लोग उस नुकसान को भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब तक किसी भी नुकसान का या फायदा का मनी के टर्म में मेजरमेंट ना हो, उसका कुछ वैल्यू ना हो, उसका वैल्यू अगर हम लोग आंक पा रहे हैं तब तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, हाँ एक बात और, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई शुरू हो गया, उसकी वजह से एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए। बात को समझिए, उसकी वजह से प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर वाले एम्प्लॉय चले गए जो अंडर में काम करते थे स्ट्राइक पे, इधर सेल्स मैनेजर के, और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे। तो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे गया, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय के स्ट्राइक पे जाने की वजह से अगर कुछ लॉस हुआ और उसको हम लोग क्लियरली मेजर कर पा रहे हैं तो उसको मेरे दोस्त अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सिंपल से सीधा बस एक बात बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करो जिसका कि कुछ वैल्यू हो, जिसका कि बिल्कुल क्लियर वैल्यूएशन हम लोग कर पा रहे हैं। जिसका वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमने दो पढ़ लिया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें अपने बिजनेस के इंटायर लाइफ को, फिर से हमें क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस के इंटायर लाइफ को कुछ फिक्स्ड पीरियड में बांट देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों बोलता है? पहले समझिए बात को, क्या होता है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने क्या सोचकर स्टार्ट किया कि ये बिजनेस चलेगा, है ना, इनडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा, कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो हमें ट्रू पिक्चर कि हमने कितना कमाया कितना गवाया, हमें ट्रू पिक्चर कब पता चलेगा? जब हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, तो हम पता करेंगे कि हमने इतना लगाया था और अब मेरे पास इतना है, मतलब कि हम इतना कमाए। ये हो गई बहुत 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 पुरानी बात, जब लोग पहले ऐसे किया करते थे। लेकिन आज के डेट में अकाउंटिंग का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डिफरेंट लोग इसके यूज के लिए आते हैं, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, यानी कि स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं, जो भी लोग बिजनेस से कनेक्टेड हैं उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। उन सबको अकाउंटिंग का ट्रू पिक्चर चाहिए। अच्छा, एक बात और, हमने बिजनेस आज स्टार्ट किया और हम चलते जा रहे हैं, हम ना तो पता लगा पा रहे हैं कि हम क्या कमा भी रहे हैं या कमाते जा रहे हैं। बात को समझिए, हम कोई फिक्स टर्म पे अपना अकाउंटिंग बनाते नहीं है, हम कोई फिक्स टर्म पे अपना प्रॉफिट हुआ या लॉस जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
किसी भी बिजनेस को किसी से कंपेयर करने के लिए या फिर कॉम्पीट करने के लिए या फिर अपने ही परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हमें पता तो चलना चाहिए। इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप अपने फर्म का यानी कि बिजनेस का इंटायर लाइफ को डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल में। मतलब कि एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स इंटरवल पे इतना महीना बीतने के बाद आप अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जेनरली ये चीज कहीं नहीं लिखा हुआ है और दुख की बात यह है ना तो कंपनीज एक्ट ने बताया ना ही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने बताया कि एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कितने दिनों बाद जो हम प्रॉफिट लॉस एनालाइज करते हैं, फाइंड करते हैं, वो कितने दिनों बाद करना चाहिए। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, जनरल टर्म में जो नॉर्मली पीपल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं वो है 12 मंथ। कितना है? 12 मंथ। क्या लिखा मैंने? यूजुअली 12 मंथ पीरियड इज एडॉप्टेड। किस पर्पस के लिए? अकाउंट्स के पीरियड को हम लोग बिजनेस की लाइफ को हम लोग कैसे बांटते हैं? तो 12-12 महीने के पीरियड में बांटते हैं। मतलब कि 12 महीने में हमने अपने बिजनेस को एनालाइज किया, हमने सारा एक्सपेंस लिखा, सारा इनकम लिखा, दोनों को कंपेयर किया तो पता चला या तो प्रॉफिट या तो लॉस। फिर 12 महीना बीता, फिर सेम काम, फिर 12 महीना बीता, फिर सेम काम। इससे बहुत फायदा है। एक तो हमें हर साल पता चल रहा है कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। क्या मुझे कुछ अपने बिजनेस में सुधार की जरूरत है? हाँ, तो कैसे पता चलेगा? हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस से, जब हम लोग अकाउंटिंग को एनालाइज करेंगे। अच्छा, एक बात और है, देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तो नहीं बता पाया कि कितने दिनों का एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। तो मैंने बताया कि यूजुअली हम लोग 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, कौन सा? फिर से आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बोल रखा है कि एवरी बिजनेस को, हर एक बिजनेस को एक अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करना है। क्या? हर एक बिजनेस को एक अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करना है जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल को और एंड होगा 31 मार्च को, इसके अगले साल वाले 31 मार्च को। मतलब कि इनकम टैक्स ने बता दिया कि आपको एक अकाउंटिंग साइकिल 12 महीने के लिए फॉलो करना है। यानी आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो कितना होगा? वो 12 महीने के लिए होगा। ठीक है, एक मिनट। देखिए समझिए बात, एक अकाउंटिंग पीरियड कितना का होगा? 12 महीने का होगा। ये किसने बोला? इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला कि आपको अप्रैल टू मार्च का अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करना है। ठीक है, एक और आया सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये वो है, कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन यानी शेयर ट्रेडिंग से रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी बनाता है। तो सेबी ने एक चीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में लिख दिया कि जो भी इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, मतलब कि जिसका भी शेयर ट्रेड हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि उस कंपनी को हर एक 3 महीना में अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। मतलब कि इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का हो गया अप्रैल टू मार्च, और सेबी के हिसाब से एवरी क्वार्टर हर एक 3 महीने में यानी साल में 4 बार उसको क्या करना पड़ेगा? अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा। फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना है क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत